मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके 5वें अध्याय की चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं और इस 5वें अध्याय में अब अजीव तत्व की प्रमुखता से यहाँ वर्णन किया जा रहा है। प्रथम 4 अध्यायों में जीव की प्रमुखता से जीव की अवस्था, संसारी जीव की अवस्था, भेद प्रभेद, उनके रहने के स्थान, 4 गतियों के आधार पे वो सारी चर्चा यहाँ की थी। और अब अजीव द्रव्यों का निरूपण कर रहे हैं। तो उसमें भी सबसे पहले जो कायवान द्रव्य हैं, अस्थिकाय द्रव्य हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर की है। कौन कौन से द्रव्य हैं जो अस्थिकाय हैं या कायवान हैं? धर्म, अधर्म, आकाश और जीव। और जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और जीव सही जवाब है इनका। धर्म, अधर्म, पुद्गल और आकाश और जीव। अलोकाकाश। गड़बड़ा दे क्या? आप क्या क्वेश्चन बोले, एक बार वापस बोल दीजिए प्लीज। आप कहाँ हैं? चलिए, सही जवाब अच्छे से बता दीजिए। जवाब तो ठीक है इनका। बोलिए मनोरमा आंटी, बोलिए। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। आकाश। और उसको अभी यहाँ के क्रम में बोलेंगे तो धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव, ये 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं। इसमें अभी कल अपन ने कुछ विशेषता की चर्चा की थी। यद्यपि सामान्य रूप से बोलेंगे तो 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं। इसमें क्या कोई विशेषता कुछ कह सकते हैं? अस्थिकाय के संबंध में इन 5 द्रव्यों में क्या कोई बात है 5 में से किसी में? बोलिए अर्चना जी। पुद्गल यद्यपि एक प्रदेशी है, लेकिन उसमें जुड़ने की, स्कंद बनने की शक्ति है, उस अपेक्षा से उसको अस्थिकाय कहा जाता है। बढ़िया। जो शुद्ध पुद्गल द्रव्य, वास्तव में जो पुद्गल द्रव्य है वो तो एक प्रदेशी होता है, क्योंकि वास्तव में पुद्गल द्रव्य क्या है? वो परमाणु ही पुद्गल द्रव्य है। और जो 2, 3, 4 आदि परमाणु मिलकर जो बन रहा है, जिसको बहुप्रदेशी या अस्थिकाय कहा जा रहा है, वो पुद्गल द्रव्य नहीं है। वो तो पुद्गल की पर्याय है, स्कंद रूप अवस्था है। लेकिन उस स्कंद की अपेक्षा से उसको अस्थिकाय कहा जा रहा है। तो अस्थिकायों में गिनती करते हैं पुद्गल की, लेकिन वास्तव में देखा जाए, निश्चय से, परमार्थ से देखा जाए, तो जो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है वो अस्थिकाय नहीं होता है, वो तो एक प्रदेशी ही होता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। बाकी जब सीधा सीधा सा आपसे पूछा जाए अस्थिकाय द्रव्य कौन कौन से हैं, कितने हैं, तो उसमें पुद्गल को गिनते हैं। 5 द्रव्य अस्थिकाय कहे जाते हैं। 6 द्रव्यों की संख्या
छहों द्रव्यों की संख्या बतानी है। और जो मुझे पिछली क्लासेस में जब से अध्याय चालू हुआ है और जो बता चुके हैं, तो वो मना कर दें कि हम बता चुके हैं, ताकि मैं ये चाहती हूँ कि इतना सा सबको याद हो। तो वो मुझे सब, इसलिए मैं रोज पूछ रही हूँ। बोलिए कांता आंटी। क्या बता रहे हैं? छहों द्रव्यों की संख्या, आपने हाथ खड़ा किया था ना। यहाँ तो मैंने नहीं किया था खड़ा। अच्छा ठीक है, बता सकते हैं आप संख्या? जीव कितने हैं, पुद्गल कितने हैं? जीव अजीव नहीं, कितने हैं वो बताने हैं। बोलिए आभा जी। कांता आंटी सुनिए ध्यान से। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य संख्या में एक है और हम्म। जीव अनंत है। हम्म। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल जीव द्रव्य से भी अनंत गुना अधिक। और काल भी बता दीजिए साथ में, कल बता दिया था काल भी। काल द्रव्य असंख्यात है। असंख्यात है, बढ़िया। धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है, और जीव है वो अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, और काल द्रव्य वो कितना है? असंख्यात है। ठीक है, काल द्रव्य असंख्यात है। ये द्रव्यों की संख्या है। अब द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या, प्रत्येक द्रव्य के कितने प्रदेश हैं वो बताने। बोले को समझिए। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश है। एक में मेरा कफ आ रखा है। फिर पुद्गल के संख्यात, असंख्यात, अनंत और एक परदेशी भी है। हम्म। एंड काल द्रव्य एक परदेशी है। और आकाश बता दिया क्या आपने? आकाश अनंत परदेशी है। आकाश अनंत प्रदेशी। और इसमें कुछ विशेष बताना हो तो बता हाँ, सकते हैं। लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है और अखंड आकाश अनंत प्रदेशी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य वो असंख्यात प्रदेशी हैं। आकाश को सामान्य से कहेंगे, अगर केवल सिंगल आकाश, अगर आपको ये समस्या रहे एग्जाम में क्या लिखें, तो एग्जाम में लिखना तो कुछ ही नहीं होता है, वहां जो प्रश्न होता है उसके आधार पे आपको जवाब देना होता है। तो आकाश पूछा जाएगा तो अनंत प्रदेशी ही कहेंगे आकाश, और लोकाकाश कहेंगे तो असंख्यात प्रदेशी। सिंपल है, मतलब एग्जाम में आपको कोई चक्कर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम खुद से बोल रहे हैं या बता रहे हैं या विचार कर रहे हैं, तो उसको इस तरह से हम विचार कर सकते हैं। आकाश अनंत प्रदेशी है, और पुद्गल है वो परमाणु की अपेक्षा एक प्रदेशी है, और स्कंद की अपेक्षा संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी भी होता है। और काल द्रव्य वो एक प्रदेशी है। ठीक है, इस तरह से ये इनके प्रदेशों की संख्या हुई। बोलिए। तो लोकाकाश कितना प्रदेशी होगा? अनंत अनंत प्रदेश। प्रदेश, अनंत ही प्रदेशी है, अनंत प्रदेशी ही है। क्योंकि जो आकाश को अनंत प्रदेशी कहा जा रहा है वो अलोकाकाश को कंक्लूड करके, उसको मिला करके ही उसको अनंत प्रदेशी कहा जा रहा है। लोकाकाश तो है ही असंख्यात प्रदेशी। ठीक है, ये चर्चा अपनी हुई। और कल जो अपन ने चर्चा की थी कि अ, जो पुद्गल है और जो जीव है वो आकाश के कितने स्थान पर रहते हैं। तो ये जो दो सूत्र यहाँ दिए हैं 14 और 15 नंबर के, पुद्गलों के लिए कहा था पुद्गल एक प्रदेशादिशु भाज्य है। पुद्गला नाम एक प्रदेश से लेकर और फिर लोकाकाश में उनका अवगाहन होता है। तो अब आपके लिए किताबों में नहीं देखना है, इधर से मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। कोई 10 परमाणु वाला एक स्कंद है, 10 परमाणु वाला स्कंद है। सारिका जी आप कल थे नहीं शायद, तो कल की क्लास सुन लिया आपने? हाँ कि ना? नहीं सुनी? आधी सुनी? पूरी कर लीजिएगा उसको। ठीक है, तो फिर वो समझ आ जाएगी बात, क्योंकि अभी इतना अपन नहीं ले रहे हैं। कोई 10 परमाणु वाला स्कंद है,
तो वो कम से कम आकाश के कितने प्रदेशों में रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कितने प्रदेशों में रहेगा। 10 परमाणु वाला कोई स्कंद आकाश के कम से कम कितने प्रदेश घेरेगा, ज्यादा से ज्यादा कितने प्रदेश घेरेगा। उषा जी, आपका हाथ क्यों नहीं खड़ा है? बोलिए। 10 परमाणु वाला स्कंद ज्यादा से ज्यादा 10 प्रदेश तक रहेगा, हम्म और बाकी वो 1 से लेके 9 तक कितने भी प्रदेश में रह सकता है। हाँ, तो कम से कम एक प्रदेश में भी रह सकता है, 2, 3, 4 में भी रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10 प्रदेश में रहेगा। ठीक है, समझ में आई थी ये बात? अब ये कोई अनंत परमाणु वाला स्कंद है, अनंत परमाणु वाला स्कंद है, वो आकाश के कितने प्रदेश में रहेगा, कम से कम कितने प्रदेश घेरेगा, ज्यादा से ज्यादा कितने प्रदेश घेरेगा। बोलिए शकुंतला जी। कम से कम 10 में, बाकी असंख्यात में। कम से कम 10 प्रदेश में, और नहीं तो असंख्यात प्रदेश में। कम से कम 10 क्यों? एक 10 प्रदेश एक कम से कम कितने प्रदेश घेरेगा? कितना स्कंद है? अनंत परमाणु वाला स्कंद है, कम से कम कितने प्रदेश में रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितने प्रदेश में रह सकता है। वैसे हाथ सबके खड़े हैं, अच्छी बात है, तो पूछने में मैं सबसे नहीं पूछ सकती हूँ। हाँ बोलिए कविता जी। कम से कम तो एक प्रदेश में रहेगा और अधिक से अधिक अनंत में रहेगा। अनंत प्रदेश में रहेगा। कहाँ से लाओगे अनंत प्रदेश उसको रहने के लिए? ये तो असंख्यात वाला है ना, कौन असंख्यात वाला है? वो उसके जो जिस हम प्रदेश। अनंत अनंत प्रदेशी स्कंद कह रहे हैं। अच्छा, अंकल बोलिए। अनंत प्रदेशी स्कंद है तो एक में भी रह सकता है, असंख्यात में भी रह सकता है, और अनंत में भी रह अनंत सकता है। प्रदेश में भी रह सकता है। अनंत प्रदेश में रखने के लिए अनंत प्रदेश कहाँ से लाएंगे? उसको अलोकाकाश में भेजना पड़ेगा अनंत प्रदेश में रखने के लिए। असंख्यात प्रदेश, आकाश, लोकाकाश असंख्यात में प्रदेश में प्रदेश ही रहेगा। नहीं है अनंत। ठीक है ना? चलिए, सही जवाब कौन बता रहे हैं पूरा अच्छे से? बोलिए अनीता जी। कम से कम तो एक प्रदेश में रहेगा, और नहीं तो असंख्यात प्रदेश में रहेगा। अनंत प्रदेशी स्कंद भी है, अनंत परमाणु वाला स्कंद भी है, तो कम से कम एक प्रदेश में भी रह सकता है। ठीक है, रहेगा ऐसा नहीं, रह सकता है, एक प्रदेश में भी रह सकता है, और ज्यादा से ज्यादा फैल के रहे तो असंख्यात प्रदेशों से ज्यादा प्रदेश में वो नहीं रह सकता। अनंत प्रदेशों में नहीं रह सकता, लोकाकाश में ही अनंत प्रदेश नहीं है, अनंत प्रदेश में कोई नहीं रह सकता, अनंत प्रदेश में रखेंगे कहाँ उसको। ठीक है, ये तो स्कंद की बात हो गई। फिर एक और चीज अपन ने पढ़ी थी, कोई सिंगल सिंगल परमाणु है, स्कंद नहीं है, सिंगल सिंगल 5 परमाणु है। स्कंद और परमाणु तो समझ में आता है, स्कंद मतलब पांचों मिलके एक बने हुए हैं, वो स्कंद है। और सिंगल सिंगल 5 अलग अलग हैं। वो 5 सिंगल सिंगल परमाणु कितने प्रदेशों में रहेंगे, आकाश के कितने प्रदेशों में रहेंगे? बोलिए सुमन जी। सिंगल सिंगल 5 परमाणु अगर अलग अलग रहें तो 5 प्रदेशों में रह सकते हैं, और एक साथ मिलकर रहे तो एक में भी रह सकते हैं, 2 में रह सकते हैं, 3 में रह सकते मिलके मिलके रहें का मतलब स्कंद बन के नहीं, वो एक ही प्रदेश पर भी पांचों रह सकते हैं, हैं। पांचों, और हाँ। अलग अलग होकर 5 प्रदेशों में भी वो रह सकते हैं। ठीक है, अनंत परमाणु अलग अलग हैं, अनंत परमाणु अलग अलग हैं, स्कंद नहीं बना हुआ है, अनंत परमाणु अलग अलग हैं, तो वो कितने प्रदेशों में रह सकते हैं आकाश के? अनंत अलग अलग परमाणु हैं। बोलिए कविता जी। आकाश के असंख्यात प्रदेश में रहेगा। बस एक ही जवाब है?
जो अलग अलग एक प्रदेश में भी रह सकते हैं हम्म और असंख्यात प्रदेश में भी रह सकते अलग अलग सिंगल सिंगल परमाणु हैं, अनंत परमाणु हैं, वो अनंत परमाणु अलग अलग भी एक प्रदेश में रह सकते हैं। ठीक है ना। और फिर वो चाहे मतलब जैसा भी उनका परिणमन हो, तो संख्यात असंख्यात प्रदेशों में भी वो रह सकते हैं। ये बात कल अपन ने पढ़ी थी, ख्याल आ गई सबको? ठीक है। अब जीव के संबंध में, ये तो पुद्गलों की बात हुई थी। अब एक जीव है तो वो आकाश के कितने प्रदेशों में रहेगा? कम से कम भी घेरेगा तो आकाश के कितने प्रदेश घेरेगा? वर्षा, अभी यदि प्रश्न पूछना है तो हाथ खड़ा रखिए, नहीं तो नीचे कर लीजिए, और जवाब देना है तो वीडियो चालू रखिए। बोलिए साथी। और जवाब देने के लिए रेज हैंड मत कीजिए, मैं कंफ्यूज होती हूँ। प्रश्न पूछना है तो रेज हैंड करिए, तो उससे मुझे समझ में आता है। बोलिए। एक जीव आकाश के असंख्यात प्रदेश में रह सकता है। कम से कम आ, कम कम से से कम 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 से कम आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकता है और असंख्यात प्रदेश में भी रह सकता है। अब पूछूं आपके साथ कौन कौन है आपके सहपाठी? इनके साथ कौन कौन है? सब ऐसे नीचे हो गए। जवाब सही नहीं है। एक जीव कम से कम रहेगा तो आकाश के कितने प्रदेशों में रहेगा? ज्यादा से ज्यादा भी प्रदेश घेरेगा तो कितने प्रदेश घेरेगा? रेणु जी लुहाड़िया। ये असंख्यात विभाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश तक रह सकता है। ठीक है, आपने जवाब उधर से देख के बताया है। देखो, एक जीव भी रहेगा तो कम से कम कितने, एक प्रदेश में एक जीव नहीं रह सकता। पुद्गल तो रह सकते हैं, एक जीव एक प्रदेश में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि जीव एक प्रदेशी नहीं है। पुद्गल तो एक प्रदेशी, यद्यपि वो स्कंद है, स्कंदों में शक्ति है, तो उस हिसाब से वो परिणमन करता है, लेकिन जो परमाणु है वो तो एक प्रदेशी है। पर जीव एक प्रदेशी नहीं है, जीव असंख्यात प्रदेशी है। वो कम से कम भी स्थान घेरेगा आकाश का, तो वो असंख्यात प्रदेश ही घेरेगा। तो असंख्यात जो सूत्र दिया था, असंख्येय भागादिषु जीवानाम, असंख्यात भागों से, असंख्यात प्रदेशों से लेकर, और फिर मैक्सिमम कितने प्रदेश लेगा? तो मैक्सिमम भी असंख्यात ही है। और फैलेगा तो लोकाकाश प्रमाण, वो भी एक समय के लिए। तो वो तो एक समय के लिए मतलब एक्सेप्शनल केस है। तो सामान्य से जीव लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में ही रहता है, उसके भी असंख्यातवें भाग असंख्यात प्रदेशों में रहता है। ठीक है, ये अपनी कल की चर्चा हुई थी। अभी देखिए पेज नंबर 210। 210 पे थोड़ा सा यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं अपन, तत्वार्थ मणि प्रदीप में। यहाँ प्रश्न नीचे वाला जो है, ये प्रश्न, यद्यपि एक जीव अधिक से अधिक तो संपूर्ण लोक को घेर सकता है, पर उसे रहने के लिए कम से कम कितना स्थान चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि कम से कम लोक का असंख्यातवां भाग तो चाहिए ही। कम से कम कितना स्थान चाहिए? कि लोक का असंख्यातवां भाग तो चाहिए ही। यहाँ एक प्रश्न यह भी संभव है कि लोक का असंख्यातवां भाग तो एक प्रदेश ही होगा, क्योंकि लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। इसका उत्तर यह है कि असंख्यात भी तो असंख्यात प्रकार का होता है। असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश का असंख्यातवां भाग ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें असंख्यात प्रदेश हों। ये कल अपन ने करके देख लिया था। असंख्यात बटा असंख्यात करेंगे तो आंसर एक आना चाहिए, लेकिन यहाँ असंख्यात बटा असंख्यात करते हैं तो भी उसका आंसर क्या आता है? असंख्यात ही आता है। थोड़ा सा उदाहरण से भी अपन ने करके देखा था, ध्यान आया होगा आपको। ध्यान रहे, जीव लोकाकाश के एक प्रदेश में नहीं बन सकता, उसे रहने के लिए असंख्य प्रदेश तो लगते ही हैं। लोकाकाश के एक प्रदेश में जीव नहीं रह सकता।
एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि ऐसी स्थिति में असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में असंख्य प्रदेशी अनंत जीव कैसे रह सकते हैं। अब ये जो 16वां सूत्र है उसके लिए यहाँ पर ये प्रश्न उठा रहे हैं कि लोकाकाश है असंख्यात प्रदेशी और जीव है टोटल अनंत, और एक एक जीव है असंख्यात प्रदेशी, और हर जीव लोक का संख्यातवां भाग घेर रहा है, तो कितने जीव आ सकते हैं उसमें। लोकाकाश है असंख्यात प्रदेशी, है ना, समझ लो कि समझ लीजिए लोकाकाश है और ये लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, और जीव कितने हैं अपने पास में, अनंत जीव हैं, और हर जीव ये असंख्यात प्रदेश घेर रहा है, इतने भी प्रदेश घेर रहा है, तो इसमें ये खुद असंख्यात प्रदेशी है, इसमें एक एक जीव ही असंख्यात असंख्यात प्रदेश घेर रहा है, तो अनंत जीव कैसे आएंगे इसमें। जीवों की संख्या तो बहुत ज्यादा है अनंत, और यहाँ जो प्रदेश है आकाश के लोकाकाश के वो है असंख्यात, और उसमें भी एक एक जीव उसका असंख्यातवां भाग घेर रहा है, तो असंख्यात जीव मिलके ही पूरा कर लेंगे ना कवर। भाई असंख्यातवां भाग एक जीव ले रहा है, इसका मतलब असंख्यात जीव मिलके पूरे लोकाकाश को कवर कर लेंगे, तो फिर अनंत जीव कैसे आएंगे इसमें, प्रश्न ये है। ठीक है, ये प्रश्न है। इन प्रश्नों का समाधान आचार्य पूज्यपाद अपने सरवार सिद्धि नामक ग्रंथ में इस प्रकार करते हैं। जीव दो प्रकार के हैं, सूक्ष्म और बादर। समझ में आता है सबको, सूक्ष्म और बादर, ठीक है। अतः उनका लोकाकाश में अवस्थान बन जाता है। जो बादर जीव हैं उनका शरीर तो प्रतिघात सहित होता है, किंतु जो सूक्ष्म हैं, यद्यपि वे सशरीर हैं, तो भी सूक्ष्म होने के कारण एक निगोदिया जीव लोकाकाश के जितने प्रदेशों में अवगाहन करता है उतने में साधारण शरीर वाले अनंतानंत जीव रह जाते हैं। वे परस्पर में और बादरों के साथ व्याघात को प्राप्त नहीं होते, इसलिए लोकाकाश में अनंतानंत जीवों के अवगाह में कोई विरोध नहीं आता। समस्या ये थी कि जीव थे अनंत, जगह थी कम, और एक एक जीव इतनी इतनी जगह घेर रहा है, तो कैसे आएंगे। तो उसके लिए कहा जीव दो प्रकार के होते हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर जीव किसे कहते हैं और सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, अभी अभी पढ़ के आए ना अपन। बोलिए सुनीता आंटी। बादर जीव तो उसे कहते हैं जो मतलब अब खुद प्रतिघात होते हैं और दूसरों को प्रतिघात करते हैं, और सूक्ष्म जीव जो दूसरे से भी प्रतिघात नहीं होते और स्वयं भी प्रतिघात नहीं करते। ठीक, यानी जो स्वयं भी दूसरों को बाधा बाधा रोके और स्वयं रुके, बाधा मतलब रोके और रुके, तो वो कहलाते हैं बादर्ज। और दूसरे शब्दों में कहें तो जिनके बादर नाम कर्म का उदय होता है वो बादर जीव हैं, जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है वो सूक्ष्म जीव हैं। तो सूक्ष्म जीव हैं वो ना किसी से रुकते हैं ना किसी को रोकते हैं, तो ऐसे वो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय सहित वाले जीव होते हैं। तो इस कारण उनका लोकाकाश में अवस्थान बन जाता है। जो बादर जीव हैं उनका शरीर तो प्रतिघात सहित होता है, लेकिन जो सूक्ष्म हैं यद्यपि वे सशरीर हैं, मतलब उनका शरीर तो है लेकिन सूक्ष्म होने के कारण, क्योंकि वो सूक्ष्म है। बोलिए शकुंतला जी। बादर जीव तो खाली वनस्पति में ही आते हैं ना, वनस्पति पहाड़ी से, अपन बादर में थोड़ी आते हैं। नहीं 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 नहीं, उस दिन बताया था कि जो बादर और सूक्ष्म का भेद है वो केवल एकेंद्रीय जीवों में है, और त्रस जीव तो सब बादर ही बादर हैं, और प्रत्येक वनस्पति भी बादर है। ध्यान होगा आप लोगों को, उस दिन अपने बादर सूक्ष्म की चर्चा चली थी, तब ये बात अपन ने की थी कि त्रस जीव तो बादर ही हैं। और हम क्या हैं ये भी मैंने पूछा था, हम क्या हैं, त्रस हैं कि स्थावर हैं। हम त्रस हैं इसलिए हम बादर हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि बादर उन्हीं के उदय हैं। जो स्थावर हैं उनमें दोनों प्रकार के हैं, वो बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं, पर त्रस जीव सारे बादर ही होते हैं। और स्थावरों में भी जो वनस्पति कायिक है तो उसमें से प्रत्येक वनस्पति कायिक सारे बादर ही होते हैं,
साधारण वनस्पति में फिर दो भेद है, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण वनस्पति। ये आप लोगों को ध्यान होगा, जब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में अपन ने जीव समास पढ़े थे तो भेद किए थे उनके अलग अलग तरह से, तो वहां भी बादर सूक्ष्म साधारण वनस्पति के किए थे, प्रत्येक के नहीं किए। देखिए आगे, तो जो सूक्ष्म है तो शरीर तो है उनका, लेकिन क्योंकि उनके सूक्ष्म नामकर्म का उदय है, शरीर होने पर भी सूक्ष्म का मतलब साइज में छोटे हों और बादर का मतलब साइज में बड़े हों, ये अर्थ नहीं है, ठीक है ना। जिनके सूक्ष्म नामकर्म का उदय है वो सूक्ष्म है, साइज बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उनका ऐसा शरीर है कि वो ना खुद बाधा को प्राप्त होता है ना दूसरे को बाधा पहुंचाता है। और जिनके बादर नाम कर्म का उदय है उनका साइज छोटा भी हो सकता है, लेकिन उनका शरीर ऐसा है कि वो बाधित होता है और बाधा पहुंचाता है, ये इसका अर्थ है। तो जो सूक्ष्म है, यद्यपि वे शरीर हैं, तो भी सूक्ष्म होने के कारण एक निगोदिया जीव लोकाकाश के जितने प्रदेशों में अवगाहन करता है, एक निगोदिया जीव जितना एरिया घेर रहा है लोकाकाश का, अवगाहन करता है का मतलब जितना एरिया ले रहा है उसमें रह रहा है। मान लो एक निगोदिया जीव इतना एरिया ले रहा है, उदाहरण के लिए इतना बड़ा एरिया अपन ले रहे हैं, एक निगोदिया जीव है वो लोकाकाश का इतना एरिया ले रहा है, ठीक है। निगोदिया जीव की अवगाहना कितनी सी होगी, छोटा सा होता है निगोदिया जीव, अपने को मालूम है, लेकिन वो एक निगोदिया जीव लोकाकाश के जितने प्रदेशों में अवगाहन करता है, उतनी जगह में, इतनी ही जगह में जो साधारण शरीर वाले अनंतानंत, इतनी ही जगह में अनंतानंत जीव इसमें रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं कि वो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय के कारण, सूक्ष्म होने के कारण, ठीक है। जो जो आप लोगों ने सुना होगा कभी कि आलू है, आलू, उस आलू में एक सुई घुसाओ, वो सुई घुसाओ और उसको निकालो, घुसाई और निकाली, और उसकी नोक पे कुछ आलू लग के आया, ये दिखता भी नहीं है जैसे अपने को, लेकिन कुछ तो चिपका होगा क्योंकि घुसाई है और निकाली है तो कुछ तो आया। उसकी नोक पे जितना कण आया वो पौद्गलिक आलू का, उसमें कितने जीव हैं उसके लिए तो वो स्कंद, अंडर, आवास, पुली, वो सारा है, अभी अपन वो नहीं कर रहे, लेकिन उस नोक में इतने जीव हैं कि वो सारे जीव भी 3 काल में मिलाकर सिद्ध नहीं होंगे, इतने जीव उसमें रह रहे हैं, इतनी सी सुई की नोक पर जितना आलू का कण आया है, इतना। तो ये अभी तो यहाँ ये बताना है कि इस तरह से इतने से एरिया में इतने इतने जीव रह पाते हैं, क्योंकि इस तरह से उनको परिणमन करने की, कर्म के उदय के कारण और स्वयं की योग्यता भी उनकी इस तरह की होती है, तो वो ऐसा परिणमन उनका होता है। वे परस्पर में और बादरों के साथ व्याघात को प्राप्त नहीं होते, वो सूक्ष्म है तो आपस में भी नहीं टकराते हैं, और जो बादर जीव हैं उनके साथ भी वो टकराते नहीं है, व्याघात को प्राप्त प्राप्त नहीं होते। इसलिए लोकाकाश में अनंतानंत जीवों के अवगाह में कोई विरोध नहीं आता। पुनः शंकाकार का कहना है कि जब एक जीव के प्रदेश लोकाकाश के बराबर बताए हैं, तो लोक के असंख्यातवें भाग में वह जीव कैसे रह सकता है, उसे तो सब लोक व्याप्त करके ही रहना चाहिए। जब आप कह रहे हो एक जीव के प्रदेश कितने हैं कि लोकाकाश के बराबर, सूत्र क्या दिया था, धर्माधर्म एक जीवा नाम असंख्या प्रदेशा। जब धर्म द्रव्य के भी उतने ही हैं, अधर्म द्रव्य के भी उतने ही हैं, और एक जीव के भी उतने ही हैं, तो धर्म अधर्म कैसे रहते हैं, पूरे लोक में फैल के, टांग हाथ पांव सब पसार के पूरे लोक में फैल के रहते हैं धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। फिर वो जीव भी तो फैल के ही रहेगा ना, उसके भी तो प्रदेश उतने ही हैं, तो उसको पूरे, हर जीव को पूरे लोकाकाश में फैल कर रहना चाहिए, ये शंकाकार कह रहा है, क्योंकि आप प्रदेश ही उसके उतने बता रहे हो। तो उसका जवाब दे रहे हैं, इसी का समाधान करते हुए कहते हैं कि प्रदीप के समान जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार की शक्ति होने के कारण लोकाकाश के असंख्य भागाधिक में जीवों का अवगाहन बन जाता है। ये सर्वार सिद्धि का कोटेशन चल रहा है पूरा यहाँ तक। सर्वार सिद्धि क्या चीज है, सर्वार सिद्धि क्या चीज है, बोलिए तृप्ति भाभी, सर्वार सिद्धि क्या है। तत्वार सूत्र की टीका है। आचार्य का नाम मालूम है,
आचार्य उमा स्वामी। उमा स्वामी तो तत्वार सूत्र के हैं। सरवार सिद्धि। ठीक है, अच्छा जवाब है, तत्वार सूत्र की श्री पूज्यपाद स्वामी। पूज्यपाद स्वामी, ठीक है। अभी जो वर्तमान में उपलब्ध टीकाएं अपने को मिलती हैं तत्वार सूत्र की, उसके उपलब्ध टीकाओं में सबसे प्राचीन टीका ये सरवार सिद्धि पूज्यपाद आचार्य द्वारा रचित, उसका ये कोटेशन यहाँ पे चल रहा था। तो क्या जिस प्रदीप के समान, दीपक के समान, कि वो दीपक जितने एरिया में उसको रखा उतने एरिया में उसका प्रकाश फैलता है, बड़े एरिया में रखो बड़े में फैलता है, छोटे में रखो छोटे में फैलता है, इसी प्रकार से ये शरीर भी, ये कर्मोदय से शरीर नहीं, सॉरी, जीव भी कर्मोदय से प्राप्त जो शरीर प्राप्त होता है, उस शरीर के अवगाह के अनुसार संकोच विस्तार को वो जीव प्राप्त होता है। शक्ति जीव में स्वयं में है, लेकिन जैसा शरीर जन्म होता है, जब छोटा होता है फिर बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, तो जीव बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? शरीर फैल रहा है, छोटे से 1 साल का था, 10 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, तो हाइट हेल्थ ये सब शरीर का आकार प्रकार वो बदलता है। तो जैसे जैसे शरीर का आकार प्रकार बदलता है, उसी तरह से आत्मा के प्रदेश भी उसके अनुसार फैलते जाते हैं। तो ये आत्मा में खुद में इस तरह की शक्ति होती है। जिस प्रकार एक कमरे को एक दीपक अपने प्रकाश से भर लेता है, उसी एक कमरे में अन्य अनेक दीपकों का प्रकाश भी समा जाता है। एक दीपक का प्रकाश पूरे कमरे में भी व्याप्त होता है, और उसे छोटी सी पेटी अथवा घड़े में रखा जाए तो उतने में भी सिमट सकता है। यह प्रकाश के सिकुड़ने और फैलने की शक्ति के कारण ही होता है। इसी प्रकार जीवों में संकोच विस्तार की असीम शक्ति है। इस कारण लोकाकाश के असंख्य प्रदेशों में असंख्य प्रदेशी अनेक जीव समा जाते हैं। ये कल अपन ने कुछ बैलून वगैरह का भी उदाहरण लिया था, उससे भी बताया था संकोच विस्तार की जो शक्ति है, तो जितना उसको फुलाओ उतना वो फैलता है। शक्ति पूरी होती है, लेकिन कम फुला रहे हैं तो वो कम फैलता है। उसी तरह से ये जिस तरह के शरीर में जीव जाता है उस हिसाब से वो फैलता सिकुड़ता है। इस प्रकार से ये लोकाकाश के असंख्य प्रदेशों में, देखो यहाँ पे 2 तरह से लिया, एक दीपक को अलग अलग जगह पे रख रहे हैं, अलग अलग कमरों में रख रहे हैं, तो उस हिसाब से उसका प्रकाश फैल रहा है। तो एक जीव अलग अलग शरीरों में जा रहा है, तो वो शरीर के हिसाब से संकोच विस्तार को प्राप्त हो रहा है। और दूसरी तरफ क्या उदाहरण ले रहे हैं कि एक ही कमरा है लेकिन उसमें अनेक दीपक जलाए, तो उनका प्रकाश उसमें समाता है कि नहीं समाता है? एक कमरे में हमने एक लाइट जला रखी है, ठीक है, फिर 2 जलाई, 4 जलाई, 10 जलाई, तो प्रकाश मना करता होगा, लाइट रोशनी मना करती होगी, नहीं नहीं बहुत हो गया, अब हम टकरा रहे हैं आपस में, अब बंद करो, हम कहाँ बैठे हैं। ऐसा कुछ होता है कि जैसे वो बहुत सारी लाइट्स वहां जलाओ तो वो प्रकाश समाता जाता है। प्रॉब्लम आपको ये हो सकती है कि अब आपको ट्यूबलाइट लगाने की जगह ना मिले, बल्ब लगाने की जगह ना मिले, दीपक रखने की जगह ना मिले, वो एक अलग मैटर है, वो उदाहरण में अभी उसको गौण करना। लेकिन प्रकाश में कोई प्रॉब्लम होती है क्या? प्रकाश समाता जाता है। वैसे ही जो पीछे जो उदाहरण दिया था ना, कि वो एक निगोदिया जीव जितने एरिया में स्थान प्राप्त कर रहा है उतने ही एरिया में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अनंत जीव उतने में ही समाते जाते हैं, उनको कोई बाधा नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जीव की स्वयं की इस तरह की योग्यता होती है। बाहरी निमित्त होते हैं, लेकिन जीव की स्वयं की इस तरह की संकोच विस्तार की परिणमन करने की जीव की स्वयं की शक्ति होती है। उसके कारण ये असंख्यात प्रदेशी जीव लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में रहता है, और असंख्यात प्रदेशी अनंत जीव इस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में आराम से, कितनी कितनी जगह खाली है बताओ? ऐसा तो हो नहीं रहा, हम मतलब यहाँ अपने को तो कितनी खाली खाली दिख रही है, वहां निगोदिया जीवों के जरूर वो भर भर के इकट्ठे रहते हैं, लेकिन खाली स्थान भी तो अपने को दिखते हैं। यद्यपि जो दिख रहे हैं वो भी ऐसे खाली नहीं है, ये तो हमें आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी स्थूल रूप से अपन देखें तो भी सब वो आराम से वहां लोक में रहते हैं। हाँ, अब आप लोगों को जो कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, बोलिए कविता जी।
मैम जैसे सूक्ष्म वाले जीव तो उसमें समा जाते हैं एक के अंदर, तो फिर बादर वाला का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वापस से समझा दीजिए। बादर जीव हैं वो अलग अलग, मतलब उनका सबका शरीर अलग अलग है और अपने हिसाब से, मतलब बादर जीव भी छोटी अवगाना वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि बादर जीव बड़े जीव होते हैं, बादर मतलब बड़ा ऐसा नहीं है। लेकिन बादर जीव है तो उनका शरीर टकराएगा, उनकी हिंसा होगी, यानी जैसे अभी यहाँ सूक्ष्म जीव हैं, हमने हाथ इधर से उधर किया तो वो सूक्ष्म जीवों की हिंसा नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, टकराते नहीं है। लेकिन यहाँ कोई अगर बादर जीव होगा और हमने हाथ ऐसा किया, खिसकाया, तो वो सूक्ष्म जीव मर जाता है, मर सकता है, तो उनकी हिंसा होती है, सूक्ष्म नहीं, बादर जीवों की। ठीक है। लेकिन मैम जैसे ये सूक्ष्म वाले तो एक के अंदर एक समा जाते हैं, तो बादर वाले का मतलब क्या प्रोसेस होगा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। बादर का, हर जीव का अपना मतलब शरीर तो सूक्ष्म का भी है, लेकिन बादर का प्रोसेस का मतलब यही है कि बादर जीव है वो सब अलग अलग जगह घेरते हैं। सूक्ष्म जीव एक में ही, उतने ही एरिया में और भी जीव आके रह रहे हैं, लेकिन बादर जीव है तो वो जो एक जीव जितने एरिया में रह रहा है उसमें वो रहेगा। फिर उसके आश्रय से शरीर में रहते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन बादर जीव है वो खुद अपना जगह खुद लेगा, ऐसा। दीदी मैं ये कहना चाह रही, जीवों का तो समझ में आता है पहले से ही, प्रदीप संहारवत प्रदेश संहार। पुद्गलों का जो एक परमाणु एक प्रदेश में अनंत परमाणु रह सकते हैं, उसका कारण ऐसा हो सकता है कि निश्चय से पुद्गल एक परमाणु है, पुद्गल एक परमाणु जो है एक प्रदेशी है, तो वो जो एक प्रदेशी निश्चय से, इसलिए वो लोग को प्रदीप वत की तरह समेट लेता है। हाँ, वो कहा था ना मैंने कि पुद्गल एक्चुअल में तो एक प्रदेशी ही है, हाँ, इसलिए इसी वो वजह से एक ही प्रदेश में रह सकता है। जीव एक प्रदेशी नहीं है। नहीं है, ठीक है। हाँ। नहीं, मैं तो कह रही जीव का तो पता है पहले से, जैसे एक प्रदेश में अनंत परमाणु रह सकते हैं, उसका कारण यही हुआ कि पुद्गल असलियत में एक प्रदेशी हाँ, भी है। हाँ, एक प्रदेशी है, हाँ, इसी कारण रह पा रहे। इसी कारण है। ठीक है जी, बोलिए रेणु। मैम एक तो जितने भी सूक्ष्म जीव है वो उनका सबका अलग अलग शरीर है, वो क्या मतलब अलग अलग नहीं रहते हैं, सब एक के अंदर एक ही रहेंगे। आपका चेहरा नहीं दिख रहा मैम। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है। आप दिखने लग गया। अब बंद हो गया। अब मतलब जितने भी सूक्ष्म है सब निगोदिया थोड़ी होते हैं, बिना निगोदिया के भी तो सूक्ष्म जीव होते हैं जो अलग अलग। हाँ, तो अलग अलग होता है ना। सूक्ष्म का मतलब ये नहीं है कि सबका शरीर एक ही हो। मैंने अभी भी कहा था उनको बताते हुए, शरीर अलग भी हो सकता है। सूक्ष्म की पृथ्वी का एक भी सूक्ष्म है, जल का एक भी सूक्ष्म है। एक शरीर जिनका होता है वो तो केवल साधारण वनस्पति में ही होता है, जिनका एक ही शरीर है। एक शरीर के मालिक अनंत जीव हैं, वो तो केवल वनस्पति का एक में, साधारण वनस्पति में ही होगा। जो पृथ्वी जल अग्नि वायु हैं उनमें भी सूक्ष्म होते हैं, तो उनका शरीर सबका सेपरेट है, लेकिन वो शरीर वो इस तरह का है कि वो व्याघात को प्राप्त नहीं होता है। अच्छा मैम, दूसरी बात है जो एक केंद्रीय जीव है वो अनंत है निगोदिया को मिला के, और जो अपना त्रस्त से शुरू करते हैं प्रत्येक वनस्पति से, फिर उनकी क्या संख्या होगी? असंख्यात। वो जहाँ असंख्यात है। जहाँ केवल निगोदिया राशि है वही अनंत है, उसके अलावा बाकी सारे संसारी जीव असंख्यात में ही आएंगे। ठीक है। एक प्रतियोगिता का प्रश्न है, जो चंद्र प्रभु जी का चंद्रमा जो है निशान चिन्ह है, तो उसको एक केंद्रीय मतलब चंद्र विमान कंसीडर किया जाएगा क्या? चंद्रमा जो चिन्ह है वो तो चिन्ह है। हाँ, चिन्ह है, मतलब उसमें ये देना है एक केंद्रीय जीव पंचेंद्रीय जीव, ऐसे मतलब जो है उसमें वो वर्गीकरण करना है, तो उसको एक केंद्रीय जीव में देंगे ना, तो दे चंद्रमा सकते विमान हैं, ही तो होगा। दे सकते हैं। एक केंद्रीय पृथ्वी का एक है उस रूप में, वो उनकी क्या अपेक्षा है वो भी उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोच के दे रहे हैं, बाकी दे सकते हैं। बोलिए अनीता। नहीं, लॉजिक तो यही है, तो हाँ, चंद्रमा चंद्र देव तो मतलब उसका चिन्ह है नहीं, हाँ। देवगति का जो वो चंद्रमा वो अलग है, लेकिन जो विमान है वही चिन्ह हो सकता है जो है, तो वो एक केंद्रीय में दे सकते हैं। ठीक, बोलिए। दीदी वो क्लियर नहीं हो रहा है, सूक्ष्म होने के कारण एक निगोदिया जीव, तो निगोदिया जीव सूक्ष्म है क्या? निगोदिया जीव सभी सूक्ष्म नहीं होते, निगोदिया जीव में सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं, तो दोनों निगोदिया प्रकार जीव के। लोकाकाश के जितने प्रदेशों में अवगाहन करते हैं
तो ये लाइन एक्चुअली समझ नहीं आ रही है दीदी। फिर से देखते हैं, ठीक है। देखिए, जीव दो प्रकार के हैं, सूक्ष्म और बादर। अतः उनका लोकाकाश में अवस्थान बन जाता है। जो बादर जीव है उनका शरीर तो प्रतिघात सहित होता है, किंतु जो सूक्ष्म हैं, यद्यपि वे सशरीर हैं, तो भी सूक्ष्म होने के कारण एक निगोदिया जीव लोकाकाश के जितने प्रदेशों में अवगाहन करता है, एक निगोदिया जीव जितने एरिया में रहेगा, ठीक है, उतने में जो साधारण शरीर वाले हैं वो अनंतानंत उतने एरिया में, उसके लिए मैंने वो सुई की नोक वाला उदाहरण दिया आपको। उतने एरिया में साधारण शरीर वाले ही ऐसे हैं जो एक शरीर के मालिक अनंत जीव हैं। इसके अलावा जो अन्य सूक्ष्म जीव हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु में सूक्ष्म जीव हैं, उनका सबका अपना अपना शरीर है, लेकिन फिर भी वो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म होने के कारण वो किसी को बाधा नहीं पहुंचाते। जैसे सिद्ध भगवान है, सिद्धों से आपको समझ में आता है, सिद्धों का सबको पता है कितना एरिया है, 45 लाख योजन का एरिया है। और सिद्ध कितने हैं वहां पर? अनंत। और पूरे 45 लाख योजन में कहते हैं कि एक इतनी सी भी 1 सेंटीमीटर की भी जगह खाली नहीं है। फिर अपन कहाँ जाके बैठेंगे वहां पे? अपन जाके कहाँ बैठेंगे कि एक माही एक राजे, जैसे वो सिद्धों की अवगाहना में वहां और सिद्ध जा जाके रहते हैं, वहां कोई किसी को टकराते हैं क्या? सिद्ध भगवान एक दूसरे से टकराते होंगे, भिड़ जाते होंगे, लड़ते झगड़ते होंगे कि कुछ नहीं है? तो जैसे वो वहां तो अशरीरी हैं वैसे रह पाते हैं, यहाँ पर सूक्ष्म जीव यद्यपि सशरीरी हैं, ये कहना यद्यपि वो सशरीरी हैं, शरीर तो है, लेकिन फिर भी वो सूक्ष्म होने के कारण वो इस तरह से रहते हैं कि कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, कोई किसी से डिस्टर्ब नहीं होता, ना करते हैं एक दूसरे को डिस्टर्ब, ना होते हैं एक दूसरे से डिस्टर्ब। तो वो जो सूक्ष्म जीव भी हैं यहाँ लोक में, उसके कारण, क्योंकि हम कह रहे हैं अनंत, तो अनंत जीवों में सूक्ष्म जीव भी हैं, तो वो सूक्ष्म जीवों के कारण ये इतने सारे तो सूक्ष्म जीव हैं, तो उनका अवस्थान इस तरह से बन जाता है। और उसमें भी जो निगोदिया जीव हैं वो तो एक ही जीव के स्थान पर अनंत जीव रह रहे हैं। तो और हमारे जगह कम, एक ही सीट पर आप समझो, एक ही सीट पर 10 लोग बैठ गए, तो हम एक कार में 50 जनों को भर के बिठा के ले जा सकते हैं कि नहीं, 5 सीटर में? तो ऐसे ही यहाँ एक जीव की जगह में अनंत जीव रह रहे हैं, तो फिर असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में इस तरह से अनंत जीव रह सकते हैं, रह पाते हैं। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए सोमू जी। मतलब चाहे निगोदिया जीव हो चाहे सूक्ष्म जीव हो, सब असंख्यात प्रदेशी है। बिल्कुल, कोई सा भी जीव हो, प्रदेश उसके असंख्यात ही हैं, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे बादर हो, चाहे त्रस हो, चाहे स्थावर हो, कल बहुत सारा कहा था, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे महामत्स्य हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे तिर्यंच हो, किसी भी गति का हो, किसी भी आकार का हो, कुछ भी हो। सिद्ध भगवान के कितने प्रदेश हैं? प्रदेश तो उनके भी असंख्यात ही हैं, असंख्यात प्रदेश ही है। बोलिए लास्ट। आपने बोला ना कि एक सुई की नोक में जितने जीव है वो 3 लोग के सिद्धों के जितने हैं, मतलब 3 लोग के सिद्धों तो अनंत अनंत हो जाएंगे ना। 3 काल में वो जीव पूरे सिद्ध नहीं बनेंगे, ऐसा बोला मैंने, यानी और 3 इतने काल जीव में। नहीं। हाँ, वो पूरे ठीक है, जीव भी मोक्ष नहीं जा पाएंगे, इतने ज्यादा जीव उसमें हैं। एक नोक में। हाँ, एक नोक, नोक नोक, बिल्कुल, पूरी मैम सुई एक में नहीं, पूरी सुई में नहीं, केवल नोक में। मैम एक बात और दिमाग में आई, जो बादर निगोदिया जीव है वो तो प्रतिघात को या बाधा को प्राप्त, हाँ होंगे। तो फिर उनको तो पूरी जगह चाहिए। हाँ तो लेंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है, ले लेंगे, उसके बाद भी जगह है। कुछ तो ये जैसे आलू में जो साधारण वनस्पति में जो निगोदिया जीव रहते हैं, वो बादर भी होते हैं सूक्ष्म भी होते हैं, दोनों होंगे? सूक्ष्म तो सब जगह है वो। नहीं, वनस्पति के जो अंदर जो एक शरीर के अंदर जो मतलब होते हैं अनंत जीव है, जितने भी जीव होते हैं वो वाले।
बादर होंगे मुख्य रूप से, सूक्ष्म तो मतलब सूक्ष्म तो होंगे ही होंगे, वो तो सब जगह वैसे हैं, लेकिन वहाँ बादर हैं। बोलिए नूतन जी। मैम नित्य निगोद जीव भी बादर होते हैं, जो नित्य निगोदिया जीव होते हैं, नित्य निगोदिया, हाँ, उनमें भी बादर सूक्ष्म का भेद तो होता ही है। उनमें भी बादर होते हैं। मैम थोड़ा 2 क्वेश्चन तीर्थंकर के ऊपर है। मैम तीर्थंकर का जीव क्या जिन मंदिर जाता है, तीर्थंकर के जीव जिन मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए? ऐसा है कि वो मतलब सिद्धों को ही नमस्कार करते हैं केवल, ऐसा आता है। तो जिन मंदिर जाते हैं या नहीं मतलब जाते हैं तो अपने जीवन में मतलब जैसे तीर्थंकर का जीव, मतलब ऐसा कोई पढ़ने में तो नहीं आया कि कहीं कोई गए हों या इस तरह का। और यही आता है कि वो जब दीक्षा भी लेते हैं तो नमः सिद्धेभ्य कह के लेते हैं, ओम भी नहीं के बोलते लेते हैं, हैं। तो और इसलिए। मैम हाँ मैम, ऐसे एक क्वेश्चन ये था कि तीर्थंकर का जीव अपने जीवन काल में उसका कभी मुनिराज से आमना सामना होता है? हाँ, जैसे नहीं होता, वो भी नहीं होता ना, क्योंकि वो जब तक गृहस्थ दशा में है तो वो तो महावीर भगवान की उसमें कहानी आती है ना, सन्मति नाम जो मिला है संजय और सरस्वती में विजय ऊपर से महाराज जा रहे को। थे तो वो हाँ हाँ हाँ, हाँ तो वो क्योंकि वहां वो रहता है ना कि वो तो तीर्थंकर है, वो नमस्कार कौन, ये उच्च पद में है मुनिराज, ये देखेंगे तो अभी ये गृहस्थ दशा में है लेकिन वैसे तीर्थंकर होने वाले हैं, तो वो इस तरह की मतलब कंफ्यूजन वाली स्थिति उनके जीवन में बनती ही नहीं है कि कहीं ऐसा असमंजस की स्थिति बने कि अब क्या करें क्या ना करें। ऐसी स्थिति उनके जीवन में नहीं बनती, तो ऐसी परिस्थिति ही नहीं बनती उनके साथ। अब जैसे मैम मारीची जी था, मारीची का जीव उनका भी समूह शरण में गया था, वो भी तीर्थंकर का जीव ही तो थे, वो मारीची भी तो तीर्थंकर का मतलब जीव की बात, जीव का मतलब है उस भाव में, और पिछले भावों में तो होगा ही सब कुछ। तीर्थंकर के जीव का मतलब, मैं अभिप्राय वो ले रही थी उस भाव में। उस तीर्थंकर का जीव मतलब उस जिस भाव में तीर्थंकर बनना है उस भाव में। पिछले भाव भाव में तो नहीं होगा तो फिर कैसे तो चक्रवर्ती भी हाँ ठीक। तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही कैसे होगा जब हम्म, तक केवली शुद्ध केवली का पाद मूल और ये सब नहीं होगा। तो हम्म, वो पिछले भावों की बात नहीं है, उसी भाव की बात नहीं होता है। है। जिनवाणी स्तुति। बोली विनीता आंटी। नहीं, मुझे तो वही बोलनी, स्तुति बोल रही थी जी। हाँ, स्तुति ही बोलने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है। क्षण क्षण कसायो के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुख में भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।